गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आवेशित चालक और अचालक गोले के कारण विभिन्न स्थितियों पर विभव की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालक गोले के कारण है ना विभव की गणना को एक बार समराइज करते हैं। तो हमने क्या देखा, तीन स्थितियों पर हमने इसकी गणना की थी। पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारे पास रिजल्ट आया था विभव का, वो कितना आया था, V = KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, दूसरा था जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मिला था V = KQ डिवाइडेड बाय R। तीसरी स्थिति, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। तो हमने क्या कहा था, जब अंदर स्थित है तो विभव नियत हो जाता है, और नियत होकर किसके बराबर जाता है, KQ/R के बराबर जाता है। ठीक है, तो ये चालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विभिन्न स्थितियों पर विभव की गणना। ठीक है, और यदि हम केंद्र की बात करेंगे, ऐसा बोल दें कि जब बिंदु P केंद्र पर हो, तो केंद्र पर होता है ना, तब भी V का मान क्या रहता है, KQ/R, क्योंकि अंदर हर एक बिंदु पर जो विभव होता है वो कितना होता है हमारा, KQ/R होता है। तो इन रिजल्ट्स की हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो ग्राफ है विभव और दूरी के मध्य ग्राफ। किसके मध्य, विभव और दूरी के मध्य ग्राफ। किसके अंदर, चालक गोले के अंदर बोल लो, ठीक है, या फिर गोलीय कोश के अंदर बोल लो। ठीक है, दोनों के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें एक तो V आएगा, तो V को हम रखेंगे y अक्ष पर और दूरी को रखेंगे x अक्ष पर। ठीक है, जैसे हमने E वेक्टर के कर्व बनाए वैसे इसमें बनने। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट होता है हमारा सेंटर O। ठीक है, अब O से ये डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी सतह है। ठीक है, तो ये तो सतह के अंदर स्थित बिंदु है और ये सतह के बाहर स्थित बिंदु है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा स्मॉल r त्रिज्या से बड़ा है, स्मॉल r किससे बड़ा है, त्रिज्या से, तो बाहर चल जाएगा बिंदु, और जब स्मॉल r त्रिज्या से छोटा है तो अंदर रह जाएगा बिंदु, और जब स्मॉल r त्रिज्या के बराबर है तो कहां पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा आपके सतह पर। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि सतह तक, केंद्र से लेके सतह तक विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। केंद्र से लेके सतह तक विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। और कितना रहता है, नियत KQ डिवाइडेड बाय R। उसके बाद ये विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V = 1/r। ठीक है, तो ये विभव के लिए हमने एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, ये ग्राफ है ग्राफ बिटवीन V एंड R। किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर मतलब चालक गोले के लिए, या और किसके लिए, गोलो स्फीयर, खोखले गोले के लिए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गोलीय कोश के लिए। ठीक है ना, इसके लिए गोलीय कोश के लिए। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपके पास अचालक गोले को छोड़कर कोई सा भी गोला हो, अचालक ठोस गोले को छोड़ के कोई सा भी गोला हो, सब में आपके पास यही स्थिति उपयोग में ली जाएगी। V और R के मध्य ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि केंद्र से लेके सतह विभव का मान समान होता है, और उसके बाद ये स्मॉल r के
व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखो। अब दूसरा क्या था, ठोस अचालक गोले के कारण। नेक्स्ट क्या था, ठोस अचालक गोले के कारण। ठीक है, इसके लिए हमने 3 रिजल्ट पढ़े थे। ठीक है, इसके लिए भी हमने कितने रिजल्ट पढ़े थे, 3। तो उन तीनों रिजल्ट का कंक्लूजन हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब बिंदु P बाहर स्थित है, ठीक है, जब बिंदु P बाहर स्थित है तो अपने पास आंसर क्या आता है, के क्यू वाई स्मॉल आर। ठीक है, जब बिंदु P सतह पर स्थित है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। और जब बिंदु केंद्र पर है, जब बिंदु कहाँ है, केंद्र पर, तो ये जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाती है, 3/2 के क्यू बाय आर हो जाती है। मतलब केंद्र पर विभव सबसे ज्यादा है ना, फिर घटता घटता सतह पर आता है और सतह के बाद वापस से घटना स्टार्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इसका कर्व बनेगा वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ में आई बात आपको? केंद्र पर विभव का मान 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है, ये बताया था। केंद्र पर विभव का मान है ना, सतह पर विभव के मान से 1.5 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो केंद्र पर विभव का मान ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि ये तो है r जब r से छोटा है, ये है r जब r के बराबर है, और ये वाला पॉइंट क्या है, जब r क्या है, 0। जब r 0 होगा, जब r 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे होगा, केंद्र पर होगा। स्मॉल r 0 होगा तो कहाँ होगा, केंद्र पर। गोले से समझ लो इससे शायद थोड़ा सा एक बार, ये गोला, ये सेंटर है ना, ये सतह है और ये सतह के बाद। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ तो है r इज इक्वल टू 0, यहाँ है r इज ग्रेटर देन r, यहाँ है इस पॉइंट पे r इज इक्वल टू r इस पॉइंट पे, और यहाँ है r इज ग्रेटर देन r। तो ये 4 पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला था हमारा, k q बाय r। यहाँ क्या निकला था, k q डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स लिखी थी जो वेरिएबल थी, लेकिन यहाँ कितना निकला था, 3/2 k q डिवाइडेड बाय r। तो पता लग रहा है ना, यहाँ का मैं यहाँ जाता है। तो केंद्र पर मतलब केंद्र पर जो विभव है वो ज्यादा होता है, किससे, सतह पर। कहाँ पर, इस कंडीशन में। कंडीशन क्या है, अचालक गोले के कारण। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। टॉपिक का नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। टॉपिक का नाम क्या हुआ, समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको हम, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इसमें, देखो जैसे नाम से पता लग रहा है कि विभव का मान समान होगा, हमें एक ऐसा पृष्ठ चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके हर एक पॉइंट पर है ना क्या होता हो, विभव का मान समान होता हो। अ सरफेस where the potential is equal at every point. A surface where the potential is equal at every point is called equipotential surface. तो equipotential surface की डेफिनेशन यही है, क्या, एक ऐसा सरफेस जहां या फिर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाता है, समविभव
पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में? अब इस समविभव पृष्ठ की कहानी समझते कि होते कैसे, बनता कैसा। मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाएंगी, इसकी लंबा कैसे जाती है ना, तो इसका जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ये जो बना ना, ये क्या बना, इस बिंदुवत आवेश का, ये जो मैंने डैश डैश रेखाएं खींची है वो क्या है, इस बिंदुवत आवेश के लिए क्या है, समविभव पृष्ठ है। मतलब ये पृष्ठ जो मैंने बनाया है, ये मान लो फर्स्ट है अपना, ये आपने सेकंड सरफेस बनाई, ये आपने थर्ड सरफेस बनाई, ठीक है। माना यहाँ पर वोल्टेज 80 है, यहाँ पर वोल्टेज 60 है, यहाँ पर वोल्टेज 20 है। सही लिखा क्या मैंने? भाई जैसे जैसे हम ई वेक्टर की डायरेक्शन में चलते हैं तो विभव का मान कम होता चलता है ना, इस वजह से ऐसे लिख दिया मैंने कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे विभव क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 80 है तो इसके हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो विभव होने वाला है वो कितना है, 80 है। हर जगह पे कितना रहेगा, 80 रहेगा। ऐसे यहाँ के हर जगह पर कितना रहेगा, 60 रहेगा। ऐसे यहाँ के हर जगह पे कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमें क्या मिला, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमें क्या मिला, समान मिला। इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या मिला, हमें समान मिला। इसको हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ये एक इस तरीके से एक रॉड है, इसको मैंने इस तरीके से चार्ज दे रखा है, तो इसका समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा। तो जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गाउसियन पृष्ठ था ना, गाउसियन सरफेस था, तो गाउसियन सरफेस को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसी तरीके से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। 99% केस में हम ऐसा बोल देते हैं, जो आपका गाउसियन सरफेस बनता है ना, वही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अब देखो इसमें हम कई सारे बना सकते हैं ना, ऐसे एक मैंने ये बना लिया, एक सपोज मैंने ये बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें ई वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, ऐसे ही क्या इसमें ई वेक्टर की डायरेक्शन, गाउसियन सरफेस में ई वेक्टर डायरेक्शन इधर होती है। तो ये मान लो 60 है, ये मान लो 20, ई वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट इसकी हर एक सरफेस, मतलब इसके इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 60 रहेगी। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर कितनी रहेगी, 20 रहेगी। तो ये जो सरफेसेस हैं वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अलग अलग शेप एंड साइज में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक डिस्क होती है, या फिर आप मान लो एक इस तरीके से सर्किल होता है, और इसमें ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाता है, इसमें ये स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, सरफेशियल जो होती है ना, सरफेशियल जो भी बनता है तो वो सारी मैक्सिमम गाउस लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करता ही करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है ना, समझना ध्यान से। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया आपको। किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ जहां जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ तो लिया क्या है। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल। लीनियर रॉड के लिए कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, समझ आ रही है बात। इस तरीके से हम समविभव पृष्ठ को समझते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या, कि इसके हर एक पॉइंट पर
पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। सर ये तो डेफिनेशन है, इसमें कौन सी नई बात है। अब इस पोटेंशियल के सेम रहने की वजह से सुनो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है। हम बोल रहे हैं हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस सेम वैल्यू की वजह से हम क्या बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो डेल V की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ड्यू टू सेम या ड्यू टू इक्वल पोटेंशियल at this surface, the potential difference between 2 points on this surface is always 0। या फिर हम बोल सकते हैं the potential difference of equipotential surface is always equal to 0। या फिर हम सीधी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ पर या समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। क्या आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। डेल V क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इस डेल V से देखो, हमने सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ा ना, तो डेल V क्या कहा था आपने, W एक्सटर्नल अपॉन QT। अब ये डेल V 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, W एक्सटर्नल भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि भाई किसी भी चार्ज को यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराया जाए तो मूव कराने में जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। कौन सा वर्क डन, जो कि बाह्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, डेल V 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, W एक्सटर्नल 0। तीसरा पॉइंट देखो, डेल V और E में रिलेशन पढ़ा हमने, डेल V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब सोचो ये 0 है, ठीक है, तो ये हुआ माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज गोइंग टू बी 0, विच शोज अस, जो हमें क्या बताता है कि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। यही तो बता रहा है ना, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सदिश राशियां एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सीधा सीधा कि ई वेक्टर और dr वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। इसको समझो, कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ई वेक्टर है, ये तो क्या है आपका ई वेक्टर, तो इसमें जो इसकी पोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, वो हमेशा ई वेक्टर की डायरेक्शन के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। समझ में बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर के। समझ में बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समविभव पृष्ठ की दिशा के हमेशा क्या होती है, लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, आपने पूछने कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत है, कैसे, तो आप क्या कहोगे कि समविभव पृष्ठ के लिए डेल V का 0 होना जरूरी, डेल V का 0 होना जरूरी मतलब डॉट प्रोडक्ट होना जरूरी, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक दूसरे के लंबवत है। कौन कौन, समविभव पृष्ठ और ई वेक्टर। यहाँ dr वेक्टर क्या है, यहाँ dr वेक्टर है इस समविभव पृष्ठ का एक स्मॉल एलिमेंट, अल्पांश भाग। ठीक है, यदि हम रेखिक ले रहे हैं तो dr हो जाएगा, यदि मान लो हम सरफेशियल ले रहे हैं तो dA हो जाएगा, यदि हम वॉल्यूमेट्रिक ले रहे हैं तो dB भी हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इसका रिजल्ट क्या निकला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत होती है किसके,
विभव पृष्ठ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे ही मैंने पॉइंट चार्ज दिया था ना, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गई थी, ऐसे गई थी ना, ठीक है। और पृष्ठ कैसे है इसके, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लंबवत है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन और ये सरफेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ई वेक्टर तो गया ऐसे, ये रह गया ऐसे, जैसे कि मान लो ई वेक्टर तो गया ऐसे और ये इसकी सरफेस हो गई, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, ई वेक्टर। क्लियर, समझ आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। मान लो आपका एक समविभव पृष्ठ तो ये रहा, है ना, और एक समविभव पृष्ठ आपका ये रहा। अब प्रॉपर्टी क्या है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, बात सही भी है। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो इसकी वजह से ये वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से ये वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यदि इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काट जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो क्या बोलेंगे, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आ गई, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जो कि संभव नहीं है। देखो एक समविभव पृष्ठ तो ऐसे है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और मान लो एक समविभव पृष्ठ ऐसे है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। देखो इसने इसको काटा ना, इसने इसको काटा ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो गई, कट गई, जो पॉसिबल नहीं है भाई। ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा भी क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो, या फिर इसका एक तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखा को देखने का तरीका मान लो, आपके पास विद्युत द्विध्रुव है -q और +q, आपसे पूछे भाई इसका समविभव पृष्ठ खींचो या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनाओगे आप, देखो विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस से तो एंटर करती है और प्लस से एग्जिट होती है। अब दोनों का चार समान है, जितनी रेखा मैंने यहाँ ली है उतनी रेखा, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ रेखाएं मैं यहाँ से मिला देता हूँ, 1 2 सपोज 3 4, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, माइनस पे तो आएंगी और प्लस से चलेंगी, ठीक है। इस तरीके से ये डिनोट होगा। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव का इस तरीके से बना देते हैं। ये क्या बना आपका, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत द्विध्रुव में दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। क्या, माइनस से तो आती हुई और प्लस से जाती हुई, माइनस से प्लस की और प्लस से माइनस की और प्लस से तो जाती हुई और माइनस की और आती हुई। इस तरीके से इनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने मिलेगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन आरेख
समझाइए। तो आपको इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन समझाना था। अब इसमें एक बात ये जो डॉट डॉट बनाई है ना, इसका मतलब ये हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाई है। तो ये सीधी लाइन क्या बताता है कि एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उदासीन अवस्था या उदासीन बिंदु मिलेगा। उदासीन बिंदु क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, या फिर ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हम दो आवेशों के बीच में कोई आवेश रखते हैं ना, तीसरा आवेश, ऐसा स्थान जहां पर निकाय संतुलित अवस्था में हो जाए, तो वो बिंदु ही क्या कहलाएगा? आपका उदासीन बिंदु कहलाएगा, है ना? ठीक है ना? कई जगह पर वो बिंदु बाहर आता है और कई जगहों पर ये बिंदु अंदर की तरफ आता है। ठीक है, समझ में आएगा? तो इस तरीके से ये आपका समविभव पृष्ठराज कंप्लीट। थैंक यू।